जय हिंद दोस्तों। आज का करेंट अफेयर, हाल ही में दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, और वे कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फोटो पत्रकार। हाल ही में दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई और वे फोटो पत्रकार थे। अफगानिस्तान के कंधार में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। दानिश सिद्दीकी अफगान सुरक्षा बलों के साथ एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट कर रहे थे और उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। साल 2018 में दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। ये अवार्ड रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए मिला था। दानिश सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी जर्नलिस्ट के रूप में की थी। बाद में वह फोटो पत्रकार बन गए थे। पुलित्जर पुरस्कार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है। यह 1917 में अमेरिकी हंगरी में जन्मे जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक अखबार के प्रकाशक थे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती शुरू हो गई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुल्लू। इसका आंसर कुल्लू होगा। कुल्लू जिला से लाया गया था मोंक फ्रूट और उसी को खेती शुरू किया गया था। मोंक फ्रूट क्या है? मोंक फ्रूट हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद, हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IHBT द्वारा पेश किया गया था। मोंक फ्रूट अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में जाना जाता है। ये नई फसल है। नई फसल से 3 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के बीच आर्थिक लाभ होने का अनुमान है। मोंक फ्रूट एक 12मासी फल है। मोंक फ्रूट एक 12मासी फल है और फसल है जिसका जीवन काल 4 से 5 साल होता है। और इस फसल पर अंकुरण के 8 से 9 महीने बाद फल लगना शुरू हो जाता है और यह 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के वार्षिक औसत तापमान और आर्द्र परिस्थितियों वाले पहाड़ी क्षेत्र में अच्छे से उगता है। कुल्लू नगर के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों कुल्लू नगर के जो संस्थापक हैं राजा जगत सिंह। इसका संस्थापक कौन है? राजा जगत सिंह। कुल्लू घाटी को
कुलांत पीठ भी कहा गया है। कुलांत पीठ, क्योंकि इसे रहने योग्य संसार का अंत माना गया था। इसे रहने योग्य संसार का अंत माना गया था। हिमाचली शॉल और टोपी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का हिमाचली शॉल जो है और टोपी विश्व प्रसिद्ध है। टोपी और शाल यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए क्या कदम उठाया गया था? क्या कदम उठाया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा दोस्तों, विजेता खिलाड़ी को खुद अपने गले में पदक डालने होंगे। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए खुद ही अपने गले में पदक डालने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने 339 स्पर्धाओं के पारंपरिक पदक समारोह के लिए हुए इस अहम बदलाव की जानकारी दी। पदक ट्रे में पेश किए जाएंगे और फिर एथलीट पदक लेकर खुद अपने गले में डालेंगे। आईओसी मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। आईओसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में हुआ। और भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? तो वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बाबर आजम बने। बाबर आजम बने। तो वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पाकिस्तान के कप्तान, ये जो है बाबर आजम कहाँ का कप्तान है? पाकिस्तान के। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान ने एजबेस्टन में तीसरी वनडे के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए शतक के साथ इतिहास रच दिया। बाबर आजम, हाशिम आमला, भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को पछाड़कर पारी के मामले में 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के कप्तान ने अपनी 81वीं वनडे पारी में अपना 14वां शतक पूरा किया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज आमला 84 पारियां, डेविड वार्नर ने अपना 14वां वनडे शतक बनाने के लिए 98 पारियां खेली, जबकि कोहली ने 103 पारियां खेली थी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता की ताज़ा रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर रहा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पुणे। ऑप्शन नंबर ए पुणे। पुणे जो है रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा। ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता की ताज़ा रैंकिंग लगातार चौथे सप्ताह पुणे पहले स्थान पर है, बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है, हैदराबाद चेन्नई को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है, जयपुर 8वें, भोपाल 9वें स्थान पर है। आकाशवाणी की 240 से अधिक रेडियो सेवाएं प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप न्यूज ऑन AIR पर लाइव स्ट्रीम होती है। भारतीय सूचना सेवा 1988 बैच के अधिकारी
एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा। ये दोनों ने स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया था, धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री है। अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री है। दोनों ने स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है 50,000 स्कूली शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, डिजाइन की रूपरेखा तैयार करने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नई सोच विकसित करने का प्रशिक्षण देना और उसको प्रशिक्षित करना। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष अनुभाग और शिक्षकों का प्रशिक्षण संस्थान AICTE ने तैयार की है। प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन और समर्पण कहाँ किया था? तो प्रधानमंत्री ने प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन और समर्पण जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन और समर्पण किया था। 44.69 करोड़ रुपये लागत वाली प्रसाद योजना के तहत वाराणसी का विकास चरण द्वितीय को पर्यटन मंत्रालय ने फरवरी 2018 में स्वीकृत किया था और इसके तहत पंचकोशी पथ तीर्थ यात्रा सुविधा केंद्र, रामेश्वर सड़क विकास और संकेतक बोर्ड को सफलतापूर्वक पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रसाद योजना के तहत वाराणसी में रिवर क्रूज का विकास परियोजनाओं को पर्यटन मंत्रालय ने 10.72 करोड़ रुपये के खर्च के साथ फरवरी 2018 में इसे मंजूरी दे दी गई थी। इसके तहत यात्री सह क्रूज व्हीकल, मॉड्यूलर जेटी, ऑडियो विजुअल इंटरवेंशन और CCTV सर्विलांस को सफलतापूर्वक पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रसाद योजना केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 2014 से 15 में तीर्थ स्थल संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रसाद परियोजना की शुरुआत की गई। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को भी प्रसाद योजना के तहत शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया गया? विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 15 जुलाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 जुलाई। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में 15 जुलाई को राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाने की अवधारणा को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में दुनिया की शीर्ष निकायों के नेताओं द्वारा अपनाया गया है। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो है, याद रखना दोस्तों,
विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय एपीएसआई के वर्तमान अध्यक्ष राकेश खजांची द्वारा लिया गया है। एपीएसआई एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया। एपीएसआई का फुल नेम एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में ममनून हुसैन का निधन हो गया, वे कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन की कराची में निधन हो गया। ममनून हुसैन 80 साल के थे। ममनून हुसैन पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। ममनून हुसैन पाकिस्तान के कैवे राष्ट्रपति थे? 12वें राष्ट्रपति थे। और वे 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। ममनून हुसैन, इनका जन्म भारत के आगरा जिले में 23 दिसंबर 1940 को हुआ था और वो नवाज शरीफ के काफ़ी भरोसेमंद तथा सैद्धांतिक करीबी थे। पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद हैं। अभी वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो दोस्तों, हाल ही में सुरेखा सिकरी का निधन हो गया। हाल ही में सुरेखा सिकरी का निधन हो गया, वे कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टीवी कलाकार। वे एक टीवी कलाकार थे जिनका निधन हो गया। प्रसिद्ध टीवी कलाकार सुरेखा सिकरी का मुंबई में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थी। वे कितने वर्ष की थी? 75 वर्ष के। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त सुरेखा सिकरी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सिकरी को तमस मम्मो, सलीम लंगड़े पे मत रो, जुबैदा बधाई हो और डेली सोप बलिंका बधू में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। ये इतना जो है इनके लिए फेमस रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, किसके सहयोग से रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? किसके सहयोग से रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी IIT कानपुर होगा। इसके द्वारा जो है रक्षा मंत्रालय विकसित AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन का शुभारंभ किया, जिसको रक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर की मदद से विकसित किया था। IIT कानपुर की मदद से क्या किया था? विकसित किया था। और किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यह शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली है। इस पहल के अंतर्गत विकसित AI टूल में शिकायत में लिखी बातों के आधार पर शिकायत को समझने की क्षमता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एप्लीकेशन लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से देखकर उनका विश्लेषण करेगा और मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा, समय बचाएगा और उनके निपटान में अधिक पारदर्शिता लाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने OBC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से कितने रुपया तक बढ़ा दी है?
6 लाख से कितने रुपये तक बढ़ा दी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8 लाख। आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आयु सीमा 6 लाख से 8 लाख रुपये बढ़ा दी है। पहले कितना था? 6 लाख, अब बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और पदों और सेवाओं में नियुक्तियों में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया गया है। कमजोर वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का घोषणा किया है? 10%। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खुला? तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम जो खुला है गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, गुरुग्राम। गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया। यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के एटीएम की तरह काम करती है। जो बैंक के किसकी तरह काम करती है? एटीएम की तरह कार्य करती है। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है। इस मशीन को जो है किसके तहत स्थापित किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और इसे ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। कुछ मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस मशीन के माध्यम से 3 प्रकार के अनाज होते हैं, गेहूं, चावल और बाजरा वितरित किए जा सकते हैं। इस मशीन के माध्यम से 3 प्रकार के अनाज को वितरित करते हैं। वो अनाज है गेहूं, चावल और बाजरा। फिलहाल फर्रुखनगर में लगे ग्रेन एटीएम मशीन से गेहूं का वितरण शुरू किया गया है। सबसे पहले जो है गेहूं का वितरण शुरू किया गया है। हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़। और यहाँ का राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है।